नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा। हम लोग जाने थे कि ज्वार भाटा कैसे आते हैं और कौन सा ऐसा कारण है जो इसे उत्पन्न करने में मदद करता है, और ये एक बार में कितनी बार आते हैं या इनके आने का जो बीच में अंतराल होता है, कितने समय बाद एक के बाद दूसरा आता है, ये सब बातें हम लोग पिछली क्लास में जान चुके थे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ज्वार भाटा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ज्वार भाटा आता है वो भी दुनिया में जो अलग अलग जगहों पे है अलग अलग तरह के ज्वार भाटे आते हैं। तो उस बेस पे क्या किया गया, इन्हें क्या किया, कुछ भागों में बांट दिया गया। जैसे हम कहते हैं कि ज्वार भाटा के प्रकार हैं, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं उसके। तो आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ 4-5 नाम मैंने लिखे हैं। सबसे पहले नाम बता दूं आपको, जैसे कि स्प्रिंग टाइड्स है यानी कि दीर्घ ज्वार है। दूसरा निप टाइड्स है यानी कि लघु ज्वार है। तीसरा डायगोनल टाइड्स है यानी कि दैनिक ज्वार है। तीसरा सेमी डायगोनल यानी कि अर्ध दैनिक ज्वार है। और फोर्थ है मिक्स टाइड यानी कि मिश्रित ज्वार है। इसलिए देखिए, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि लोगों का ना है, कोई कहता है इंग्लिश में सर लिखिए, कोई कहता है हिंदी में, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें, आप लोगों के देख रहा हूँ मैं कुछ डाउट्स आए थे टाइड्स वाले क्लास से, कि किसी ने पूछा है, अनिरुद्ध पूछ रहे हैं कि सर जो टाइड्स है मतलब कि सागरों में आते हैं कि स्थल में। तो ये देखिए कॉमन चीज़ें हैं, आपको बताया ही था मैंने कि ज्वार भाटा जो आएगा वो सागरों में आएगा, स्थल पे तो आएगा नहीं ज्वार भाटा। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसी छोटी छोटी बातें कि ज्वार भाटा तो सागरों में, ऑब्वियसली सागरों में ही आएगा। और पूछे थे कि मतलब उसके जिधर चंद्रमा है अभी, कि उसके पीछे आएगा कि आगे आएगा, कि ये क्यों आ रहा है ऐसा। तो अब मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी चलिए आज इसके मैं प्रकार बताने जा रहा हूँ। एक बार मैं पिछली क्लास एक बार रिवाइज कर दूँ आपको, यानी कि इसके ठीक पीछे वाली क्लास जिसमें हम लोग पढ़े थे ज्वार भाटा, जिसमें मैं एक बार बता दूं कि ज्वार भाटा कैसे आते हैं। थोड़ा जल्दी से एक नज़र बना लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि अगर ये क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति काम करती है। ये मान लीजिए मून है और ये आपका अर्थ है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि आप फिर हम लोग आज की टॉपिक शुरू कर सकें। मून क्या करता है, अर्थ को आकर्षित करता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है, अर्थ को भी आकर्षित करता है। सूर्य भी आकर्षित करता है, लेकिन सूर्य की दूरी होने की वजह से, ज़्यादा दूरी होने की वजह से चंद्रमा का ज़्यादा असर पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का कम असर पड़ता है। तो इस वजह से क्या करता है, मून क्या करता है, इसे आकर्षित करता है। जब इसे आकर्षित करता है तो अगर समुद्री क्षेत्र इसके सामने आ जाता है, समुद्र का क्षेत्र या सागर का क्षेत्र आ जाता है, तो वहाँ पे जल में क्या होता है, उभार होता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तो जिससे हम बोलते हैं कि ये ज्वार आ गया। और ठीक इसके पीछे क्या होता है, हमें पता है कि अपकेंद्रीय बल भी कारण होता है। मैंने बताया था कि एक तो हुआ था चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, दूसरा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और एक तीसरा मैंने बताया था अपकेंद्रीय बल। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण को संतुलित बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार उत्पन्न हो जाता है। तो इस वजह से देख रहे हैं, मून अगर आकर्षित कर रहा है तो एक तो यहाँ ज्वार आ रहा है, दूसरा यहाँ ज्वार आएगा, ठीक उसके पीछे 180 डिग्री पीछे। ये बात मैंने बता दी थी। तो यहाँ पे ये भी ज्वार हो गया, कितने, एक ज्वार यहाँ हो गया, एक ज्वार ये, यानी कि एक बार जब आकर्षित करेगा तो एक बार यहाँ ज्वार आएगा, एक बार यहाँ ज्वार आएगा। फिर जब पृथ्वी घूम जाएगी तो फिर यहाँ आकर ये वाला एरिया क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये वाला अगर इधर आ जाएगा, पृथ्वी मुड़ गई, तब फिर यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी दोबारा आएगा, यहाँ भी ज्वार दोबारा आएगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रसार हो जाता है, यानी कि यहाँ से पानी हट जाता है, तनाव के कारण पानी खींच के इधर चला जाता है, तो यहाँ जल स्तर गिर जाता है, और जब जल स्तर गिर जाएगा तो इसे भाटा बोलते हैं। ये सब बातें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस वाले क्षेत्र में क्या आएगा, भाटा आएगा। और जो आप पूछ रहे हैं अनिरुद्ध कि सागरों में आएगा कि स्थल पे, तो ऑब्वियसली सागरों में ही आएगा ज्वार भाटा। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य की आकर्षण शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसका ज़्यादा होता है, चंद्रमा का कम होता है, लेकिन चंद्रमा का ज़्यादा असर पड़ता है। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक है, सूर्य दूर होने की वजह से उसका ज़्यादा आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण भी वो खींच नहीं पाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दीर्घ ज्वार, यानी कि जिसे बृहद ज्वार भी बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं। अब ये कैसे आता है, इसमें क्या खासियत होती है, ये चलिए जानते हैं। स्प्रिंग ज्वार यानी कि बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार, आप नाम से पता चल जा रहा है कि बहुत विशाल होते हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, और ये इनमें जो जल स्तर उठेगा बहुत ज़्यादा उठेगा। तो इस वजह से आप नाम समझ सकते हैं कि इसे क्या बोला जाता है, बृहद ज्वार बोला जाता है। अब बृहद ज्वार कब आएगा, बताया गया कि जो बृहद ज्वार है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला अलग बात कर रहा हूँ मैं, स्प्रिंग। अमावस्या और पूर्णिमा आप लोग नाम सुने होंगे। अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान क्या होते हैं, जो ज्वार आते हैं वो होते हैं हमारी स्प्रिंग ज्वार, यानी कि दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार। कब, जब अमावस्या और पूर्णिमा हो।
ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर दीर्घ ज्वार आते हैं, बृहद ज्वार। यहाँ पे ज्वार जो होगा बहुत ऊंचा उठेगा। अब आप ये समझिए पूर्णिमा और अमावस्या, और हम ज्वार भाटा पढ़ रहे हैं तो उसमें सूर्य और चंद्रमा की बात करना जरूरी है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा कहाँ होते हैं, ये अगर पता चल जाए तो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं कि कब होते हैं। जो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है ये किस स्थिति में होते हैं, कौन कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हमको बता दूं, ये क्या है, हमारा सूर्य है, ये क्या है, चंद्रमा है, और ये क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, सन है, ये मून, ये अर्थ। इसमें क्या होता है, एक सीध में होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में क्या होते हैं, आ जाते हैं चंद्रमा, सूर्य और अर्थ क्या होते हैं, एक सीध में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उस समय देखते हैं कि अमावस्या बन सकता है या पूर्णिमा बन सकता है। तो हमें पता है अर्थ है, अर्थ में आप देखिए यहाँ पे जो हमें पता है कि चंद्रमा का भी क्या हो रहा है, आकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगता है, और सूरज का भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगता है। तो आप दोनों जब एक सीध में आ जाएंगे, दोनों एक साथ मिलकर खींचेंगे। तो जब दोनों साथ में मिलकर खींचेंगे तो जो ज्वार पहले अकेले मिलकर खींचने में से जितना लगता था, अब दोनों मिलकर खींचेंगे तो और तीव्र आएगा। अब देखिए किस तरह से आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य क्या हो रहे हैं, एक सीध में आ जा रहे हैं। इधर क्या है, सूर्य है, इधर चंद्रमा है, चंद्रमा फिर पृथ्वी आ जाती है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ मिलकर यहाँ पे खींचेंगे। जब एक साथ मिलकर खींचेंगे तो यहाँ पर ज्वार क्या होगा, बहुत तीव्र आएगा। जब यहाँ पे तीव्र आएगा तो यहाँ पे हमें पता है अब केंद्रीय बलों के कारण यहाँ भी आएगा। तो जब ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि तब ज़्यादा संतुलन करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में भी ज्वार ज़्यादा आएगा। जो इस समय जो ज्वार आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये कब की बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ अमावस्या का। क्या है, अमावस्या की बात कर रहा हूँ, कि जब अमावस्या की स्थिति रहेगी, यानी कि पृथ्वी है, फिर उसके बगल में यहाँ क्या मून है, फिर सन है, ये एक लाइन में, ये अमावस्या की स्थिति है। कि तब देखिए कैसे हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ज्वार। ठीक है, पूर्णिमा में भी इसी तरह होता है। अच्छा देखिए, इस समय जो बृहद ज्वार आएगा उसकी ऊंचाई जो रहती है सामान्य से लगभग आप कह सकते हैं 20% ज़्यादा होती है। यानी कि जो सामान्य आपको ज्वार आता है उससे आप कह सकते हैं कि 20% यहाँ पे ज्वार ज़्यादा आएगा इस दौरान। फिर अब ये बात हो गई अमावस्या की। अब पूर्णिमा की बात करते हैं। पूर्णिमा में क्या होता है, पूर्णिमा में हमें पता है पृथ्वी क्या होती है, बीच में होती है, और ये किनारे किनारे होते हैं। तो इसे समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ क्या हो गया, सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, और ये क्या हो रही, मून हो गया। मून, अर्थ और सन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा पहले किसका लगेगा आकर्षण शक्ति, मून का लगेगा। ये देखिए दोनों में क्या है, जब बृहद ज्वार कब आ रहा है, जब ये तीनों एक लाइन में हैं। तो पूर्णिमा हो, एक अमावस्या का हो गया। पूर्णिमा की देखते हैं, पूर्णिमा का, पूर्णिमा की स्थिति में क्या होगा, इधर से ये भी आकर्षित करेगा। तो जब ये आकर्षित करेगा तो इतना उठ गया, साथ में अब केंद्रीय बल लग रहा है, लेकिन पता चलता है सूर्य इधर है, सूर्य भी आकर्षित कर रहा है, तो ये और उठ गया। जब ये ज़्यादा उठ गया तो पता चलेगा कि अब इसको संतुलित करने के लिए इधर उठेगा, तो इधर और ज़्यादा उठ गया। फिर इसको संतुलित करने के लिए इधर और उठ गया। यानी कि देखा गया तब पर भी खूब ऊंचा, मतलब ज़्यादा आ रहा है। कब ज़्यादा आ रहा है, जब सूर्य और चंद्रमा मिल के आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है सूर्य और चंद्रमा का, तब वहाँ पे बृहद ज्वार आ रहा है। अब फिर चाहे वो अमावस्या की हो स्थिति हो, चाहे पूर्णिमा की स्थिति हो। तो इससे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि बृहद ज्वार से जुड़ा। कि अब मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें से ऐसा क्वेश्चन बना, इसमें से बना के पूछा गया है। और अमावस्या के, तो आप ध्यान दीजिएगा, अमावस्या की स्थिति में ऐसा होगा और पूर्णिमा की स्थिति में ऐसा होगा, और दोनों में क्या होगा, बृहद ज्वार आएगा। इसे वियुति और युति और वियुति की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युति और वियुति की, युति और वियुति की स्थिति बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे सीजेजी बोलते हैं। कहीं कहीं सीजेजी हिंदी में भी लिखा रहेगा, सीजेजी, सॉरी सीजेजी। तो युति और वियुति हो गई आपकी स्थिति, बताता है कि ये जो है युति और, तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया है, एक उपसौर और अपसौर, उपसौर और अपसौर, और यहाँ उपभू और अपभू। ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें नाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आप अभी देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। एक ये क्या, एक तरह से आप समझिए, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति बताती है कि इस समय सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। ये बताएगा कि कौन किसके नज़दीक है। ये बातें इसमें की जाती हैं और कुछ इसमें नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, पहला कर रहा है अपसौर और उपसौर। ये आपका इससे अलग है। देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको भी इसमें कुछ बातें अभी और बतानी बाकी है, तो इस वजह से मैं इसको बता दे रहा हूँ, उपसौर और अपसौर।
उपसौर का जब भी सौर आए, यानी कि नाम में क्या है, सौर आए, यहाँ क्या आ रहा है, सौर आ रहा है, सौर आ रहा है, तो सौर का मतलब आप समझ जाइए सूर्य, ठीक है। तो इसमें सूर्य की बात की जाएगी, साथ में किसकी बात की जाएगी, पृथ्वी की बात की जाएगी। सूर्य और पृथ्वी की बात, सूर्य बीच में है, उसके किनारे क्या कर रहा है, पृथ्वी चक्कर कर रहा है, इसलिए सूर्य हमें पता है कि सूर्य घूमता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसे बीच में कर देंगे। यहाँ कौन हो गया, सूर्य हो गया। सपोज दैट ये क्या हो गया, सन हो गया। अब पृथ्वी और सूर्य की बात की जाती है, तो पृथ्वी को बनाएंगे इसमें कि पृथ्वी कहाँ है। एक मान लीजिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यहाँ पर एक बार यहाँ पहुँचती है, फिर घूम के आती है, फिर यहाँ पहुँचती है। तो देखा गया कि यानी कि एकदम बीचों बीच तो सेंटर में सन नहीं रहता, थोड़ा सा इधर रहेगा, यानी कि एक स्थिति में क्या होगा, पृथ्वी क्या होगी, सूर्य के नज़दीक जा रही है, फिर एक स्थिति जब घूम जा रही है तो वो सूर्य से दूर हो जा रही है। तो जब ये दूर होगी और नज़दीक होगी तब इसे बोलेंगे उपसौर या अपसौर। तो इसी में बोला गया जब सूर्य से पृथ्वी, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, जब सूर्य से पृथ्वी क्या हो, दूर हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य से पृथ्वी क्या हो, दूर हो जाए तो उसे बोलेंगे अपसौर, और नज़दीक हो जाए तो उसे बोलेंगे उपसौर। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी क्या हो, सूर्य से दूर रहे, चक्कर लगाई रही है, अगर पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाए तो उसे अपसौर बोलेंगे, और नज़दीक हो जाए तो उसे उपसौर बोलेंगे। तो ये क्या है, नज़दीक है तो इसे क्या बोलेंगे, उपसौर, ये क्या है, उपसौर की स्थिति है, और ये क्या है, अपसौर, अपसौर, जिसमें अप आ जाए इसका मतलब वो दूर है, उप आ जाए तो इसका मतलब नज़दीक है। तो यहाँ देखिए आप, इसकी दूरी नज़दीक है, कम है, इसकी दूरी ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, अपसौर, और ये उपसौर। अब यहाँ बात आती है उपभू और अपभू। भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती है, तो इसमें आप पृथ्वी को सेंटर में मान लीजिए, यानी कि पृथ्वी सेंटर में है और उसके चारों ओर क्या हो रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो उपभू और अपभू हो गया। तो भू का आ गया, तो यानी कि यहाँ पृथ्वी को बीच में रखना है, तो यहाँ पृथ्वी को अगर बीच में रखें, ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गई, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो ये कौन है, मून है, ये मून है। अर्थ का कौन चक्कर लगाता है, मून ही लगाता है। तो यहाँ पर अपभू और उपभू, फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर दूर है तो उसे अपभू बोलेंगे, दूर क्या रहेगा, अपभू, अप जिसके सामने रहेगा वो दूर रहेगा, और जो उपभू रहेगा, केवल ऊ लगा है तो वो क्या होगा, नज़दीक होगा, तो ये हो गया उपभू। जब चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक रहे तो उसे उपभू बोलेंगे, नज़दीक की स्थिति में रहे या न्यूनतम दूरी आप कह सकते हैं, और जो अधिकतम दूरी पर रहे तो उसे बोलेंगे अपभू। यहाँ भी न्यूनतम दूरी पर अगर रहे तो अपसौर, और इस अधिकतम दूरी पर रहे तो, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर समझ करिएगा, अगर नज़दीक रहे तो उसे बोलेंगे उपसौर, दूर रहे तो अपसौर, यानी अधिकतम और न्यूनतम दूरी। अब यहाँ पे आ जाइए फिर अपने टॉपिक पे कि अब जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति में क्या होता है कि ये एक लाइन में रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी क्या हो, चंद्रमा क्या है, अर्थ से बहुत दूर हो, या चंद्रमा नज़दीक हो, या सन जो है वो अर्थ से नज़दीक हो या अर्थ से दूर हो। तब ऐसा में क्या होगा, जब नज़दीक आएगा तो ज्वार ज़्यादा आएगा, यानी कि अपसौर और उपसौर की बात की जाती है। यानी कि अगर ऐसे में देखिए कि यहाँ पे क्या हो, उपसौर या अपसौर की स्थिति आ जाए, यानी कि सूर्य नज़दीक हो या दूर हो, तब देखा जाता है कि ज्वार कैसा आएगा। अगर उपसौर है या आप कह सकते हैं उपभू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ज्वार और भी तीव्र आएगा। क्या आएगा, और भी तीव्र आएगा, यानी कि उपभू या अपभू, अपसौर की स्थिति, यानी हमें पता है कि उपभू है तो यानी कि अर्थ से चंद्रमा बहुत नज़दीक होगा, न्यूनतम दूरी पे होगा, तो इस वजह से वहाँ और तेज आएगा ज्वार। और यहाँ पे क्या होगा, अगर सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य भी देखा जा रहा है कि अगर अब उपसौर की स्थिति में है तब और तीव्र आएगा, लेकिन अगर अपभू की स्थिति में है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य दूर हैं, या अपसौर की स्थिति में है, यानी कि सन और अर्थ दूर हैं, यानी कि कम आएगा। तो ये है हमारा कौन सा है, बृहद ज्वार कब आता है। तो ये मैंने अपसौर और उपसौर की भी स्थिति में बता दिया, यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा में तो है ही, साथ में अगर उसमें उपसौर अपसौर की बात कर दी जाए, उपभू अपभू की बात कर दी जाए, तब ज्वार क्या आएगा, तो जब नज़दीक वाली स्थिति रहेगी तो उसमें ज्वार ज़्यादा आएगा, और दूर रहेगा तो उतना नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग टाइड। अब हमारा आता है नेप टाइड, यानी कि लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होता है, ये भी बहुत बृहद होता है, बहुत ऊंचा होता है, इसमें भी जल का स्तर होता है बहुत ज़्यादा उठ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो बृहद ज्वार रहता है उससे कम रहता है, बाकी से ये ज़्यादा रहता है, ये बाकी से ज़्यादा रहता है, बस बृहद ज्वार से क्या होता है, ये कम होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि लघु ज्वार क्या होता है, दीर्घ वाले से थोड़ा
कम होता है, लेकिन बाकियों से क्या होता है, या दैनिक ज्वार से आप कह सकते हैं उससे कम होता है। तो अब इसको चलिए समझ लेते हैं कि क्या है ये। इसमें बताया गया, क्या कहा गया है कि पूर्णिमा तथा अमावस्या के मध्य, यहाँ पे कुछ थोड़ा कठिन है, बस आप ये समझिए कि सूर्य और चंद्रमा से क्या होती हैं, पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो इस समय क्या होता है, हमारा लघु ज्वार आता है। कौन आता है, नेपटाइड्स आते हैं। जैसे समझिए कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, यहाँ सॉरी मून है, यहाँ कौन है, मून है, यहाँ सन है। तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ से 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अर्थ है, ये इसे क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे परिणामी बल हो जाएगा, तो इनके बीच में एक ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। परिणामी बल के कारण यहाँ पे ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। और जब यहाँ पे ज्वार उत्पन्न हो रहा है तो संतुलन करने के लिए, या आप कह सकते हैं अपकेंद्री बल के कारण यहाँ पे ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि क्या हो रहा है, प्रथमांश की स्थिति में, प्रथमांश आप हो सके पढ़े होंगे, प्रथमांश की स्थिति में क्या हो रहा है कि ऐसे स्थिति में यहाँ पे ज्वार आ रहा है और ठीक इसके पीछे आ रहा है। और ये भी कहा गया तृतीयांश की स्थिति में आ जाए, यानी कि चंद्रमा यहाँ आ जाए, ये क्या है, तृतीयांश होता है। तृतीयांश की स्थिति में अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए, यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाए, तो फिर अब यहाँ क्या हो रहा है, दोनों आकर्षित करेंगे, तो इनके बीच में परिणामी बल लगेगा, तो यहाँ ज्वार उत्पन्न होगा। साथ में इसको संतुलित करने के लिए अपकेंद्री बल काम करेगा, तो यहाँ पर भी ज्वार आएगा। तो इस ज्वार को हम क्या बोलेंगे, लघु ज्वार बोलेंगे। ये क्या है, लघु ज्वार, या आप लो टाइड्स भी बोलते हैं या नेपटाइड्स बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये बृहत ज्वार और लघु ज्वार अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारा है डायगोनल टाइड्स, यानी कि दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार आप नाम से समझ जा रहे हैं कि क्या है दैनिक ज्वार, यानी कि दिन में एक बार, जैसे बोलते हैं ना प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है, तो यहाँ पर 1 बार ज्वार आएगा, तो उसे बोलेंगे डायगोनल, दैनिक ज्वार। कहा गया जब एक ही स्थान पर जब एक बार क्या हो, ज्वार आए, एक ही स्थान पर जब एक बार ज्वार आए और एक बार भाटा है, तब इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल टाइड्स, यानी कि दैनिक ज्वार। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायगोनल का क्या हो गया, जब एक ही स्थान पर एक बार ज्वार आए और एक बार भाटा है, तो वो हमारा क्या है, डायगोनल, क्या है, डायगोनल टाइड्स है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब एक ही स्थान पर एक बार ज्वार आए और एक बार भाटा है। अब ये कब आएगा, इसे समझ लेते हैं। सपोज दैट, इसे मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि आप इसे थोड़ा और इस फिगर को समझिएगा। चलिए देखते हैं डायगोनल का। यहाँ पे बताया गया कि जो एक बार एक किसी स्थान पर एक बार ज्वार आएगा और एक बार भाटा आएगा। तो सपोज दैट ये क्या है, हमारा मून है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो सागर है, यहाँ पे तो आकर्षित कर लिया, ज्वार आ गया, लेकिन हमें पता है कि जब ये आकर्षित करता है तो ठीक इसके 180 डिग्री पीछे, 180 डिग्री पीछे भी ज्वार आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थल खंड है, तो यहाँ पे ज्वार आया नहीं, यही एक ही बार आया। तो फिर जब ये एक आधा मुड़ेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर जब आधे दिन पे भी नहीं आया, यानी कि ये लगभग आप कह सकते हैं एक प्रतिदिन क्या हो रहा है, एक बार यहाँ ज्वार आ रहा है, एक बार भाट आएगा। तो इस वजह से देखा गया कि यहाँ पे इसे आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पे स्थल खंड आ गया, तो यहाँ पे तो ज्वार उत्पन्न होगा नहीं। जैसा कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्थल पे उत्पन्न होगा कि सागर में, तो यहाँ पे तो स्थल, यहाँ पे तो उत्पन्न होगा नहीं, लेकिन एक ही जगह पे उत्पन्न हो रहा है, तो इसे बोलेंगे डायगोनल टाइड्स, यानी कि दैनिक ज्वार। तो दैनिक ज्वार की स्थिति आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ये 24 घंटे 52 मिनट में आता है, सॉरी एक बार लिख देता हूँ, क्या होता है, 24 घंटे 52 मिनट में क्या होता है, ये ज्वार आता है। जैसे एक बार आ गया, फिर 24 घंटे 52 मिनट बाद फिर ज्वार आएगा। तो ये हमारा हो गया डायगोनल। नेक्स्ट है सेमी डायगोनल। सेमी डायगोनल का भी क्या कर सकते हैं, सेमी डायगोनल, जैसे कि इसमें हम देखें एक बार ज्वार आ रहा है। सेमी डायगोनल में क्या होता है, यानी कि अर्ध दैनिक ज्वार में यहाँ पर 2 बार ज्वार आते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे। तो ये क्या हो गया, तीसरा हो गया दैनिक ज्वार, ये वाला पहला हो गया, दूसरा मैंने मिटा दिया है। तीसरा में क्या बताया था, क्या बताया गया है, सॉरी फोर्थ में सेमी डायगोनल, यानी कि अर्ध दैनिक ज्वार। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, अर्थ है, यहाँ पे मून है। मून क्या करता है, अर्थ को आकर्षित किया, यहाँ ज्वार आ गया, फिर इसके पीछे भी एक आ गया 180 डिग्री पे। तो ये क्या है, सेमी डायगोनल, यानी कि प्रतिदिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 बार ज्वार आएगा। एक तो इसके ठीक सामने पड़ने पे आएगा, एक इसके पीछे वाले क्षेत्र में आएगा, फिर ये घूम के पृथ्वी ऐसे हो जाएगी, तो फिर वाले ये चंद्रमा के सामने पड़ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये वाला पीछे रहेगा, तो ये फिर यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 बार ज्वार आएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा सेमी डायगोनल, यानी कि अर्ध दैनिक ज्वार जिसे बोलते हैं। तो अर्ध दैनिक ज्वार में क्या हो रहा है, 2 बार ज्वार आते हैं तब, और 2 बार क्या होता है, और लगभग ये आप कह सकते हैं 12 घंटे 26 मिनट में। जैसा कि यहाँ 24 घंटे 52 मिनट में, तो ये 12 घंटे 26 मिनट में क्या होगा, यहाँ पे ज्वार आते हैं। तो ये हो गया सेमी डायगोनल। अब आता है मिक्स।
मिक्स्ड डाइट्स यानी कि मिश्रित ज्वार। अब मिश्रित ज्वार क्या होते हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ज्वार आते हैं ये सेमी डायरनल में, इनमें जो ऊंचाई होती है, आप कहते हैं ना कि इसमें कितना ज्वार उत्पन्न हुआ, यानी कि एक ज्वार आया फिर दूसरा ज्वार कितना ऊंचा आया, तो इसमें क्या होती है, जो ऊंचाई होती है या गहराई जो होती है इस दौरान, उसमें क्या होती है, इनकी समान होती हैं। जैसे एक अभी आया, 2 बार मैंने बताया, तो एक जो इतना आया लगभग उतना दूसरी भी उतनी ऊंचाई होती है। तो ये सेमी डायरनल, ध्यान दीजिएगा, सेमी डायरनल में 2 बार आते हैं और इसमें ऊंचाई और गहराई की क्या होती है, यहाँ पे समानता होती है। लेकिन यहाँ जो मिक्स्ड डाइट है ये भी आपका सेमी वाले डायरनल की तरह होता है। यहाँ पे जो ज्वार की ऊंचाई होती है ये भी इसी तरह होता है, यहाँ पे भी 2 बार ज्वार आता है। बस अंतर क्या होता है कि इसमें भी 2 बार आता है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें जो ऊंचाई और गहराई होती है उसमें क्या होता है, अंतर हो जाता है। जैसा कि इसमें सेमी डायरनल यानी कि मैंने यहाँ वाले बताया, यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई और गहराई में समानता होती है, जो मतलब एक बार ज्वार आया जितना ऊंचा लगभग दूसरे वाला भी ज्वार उतना ऊंचा रहेगा। लेकिन यहाँ मिक्स्ड डाइट में क्या हो रहा है, एक ज्वार आया जितना ऊंचा हो सकता है, दूसरा वाला उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो। ये हो गया इसका हमारा टाइड्स के प्रकार, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से संरचना हो सकती है। तो ये हमारा टाइड्स का प्रकार है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब जब मैंने बात की कि टाइड्स ऊंचे हैं, यहाँ पे कम है, कम ऊंचे आते हैं, गहरे आते हैं, तो ये बात जब आ गई तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और बन सकता क्या, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। तो आप जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है आप कह सकते हैं कनाडा के पूर्वी तट पे है, जिसे ये बोलेंगे फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी के पास जो ज्वार आता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में या सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी। आप सर्च कीजिएगा, एटलस में भी शायद देखिएगा कि फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और एक और बात है कि इसमें पूछता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वार आता है, यानी कि ये एक जगह देखा गया जहाँ पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आ रहा है। तो आप कहेंगे इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व तट पर, इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर वहाँ पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। तो 2 चीज़ और मेन याद रखिएगा कि कहाँ पे सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, तो आप कहेंगे फंडी की खाड़ी जो कि कनाडा के पास है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वार आता है, यानी कि 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आएगा, तो आप कहेंगे इंग्लैंड के, या आप कह सकते हैं हाँ, इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पे सबसे ज़्यादा बार यानी कि 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये मामला क्लियर हो गया है, ज्वार भाटा अच्छे से समझ में आ गया है। पिछली क्लास में हम लोग ज्वार भाटा क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। अगर आप लोगों को क्लास मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आपको बता दूं कि आज हम लोग उसके प्रकार या आप कह सकते हैं संरचना के बारे में ज्वार भाटा को पढ़ा था, यानी कि टाइड्स और रिप्स। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम लोग पढ़ें कोरल रिप्स पढ़ें, यानी कि प्रवाल भित्ति क्या होती है इसके बारे में पढ़ें। देखा जा रहा है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।